हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग बात कर रहे हैं जो आज आपका एग्ज़ाम है हिंदी बी का। तो उसमें कुछ मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा जो क्वेश्चन बार बार हर मॉडल सेट में रिपीट हो रहा था। सोचा इसके आंसर एक बार आप लोगों को एक झलक भेज दूँ। वैसे मैंने इसका आंसर आप लोगों के ग्रुप में डाल दिया है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियोज़ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आप लोगों के पास समय नहीं, 2-3 घंटा समय है, तो आप लोग जो है इस आंसर को रटेंगे बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 4 से 5 बार इसे पढ़कर या देखकर जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या था, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका ओचू मेल गांव का ये वाला क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है आपके मॉडल सेट में। तो मैंने सोचा चलो इसका आंसर आप लोगों के पास है कि नहीं है, चलो बता देते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ है, एक ये है समुद्र वाला, एक ये है हरिहर काका वाला। 4 क्वेश्चन है। इस चारों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हो सकता है इसमें अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो हमारी मेहनत काम आ जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे कह रहा है कि किसी कील व्हील से उंगली छिल गई होगी, ऐसा ओचू मेलगांव ने क्यों कहा। तो किसी कील व्हील से उंगली छिल गई होगी ऐसा ओचू मेलगांव ने क्यों कहा। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसके आंसर में आप लोगों को लिखना है जब इंस्पेक्टर ओचू मेलगांव ने यह जाना कि ख्युक्रीन को काटने वाला कुत्ता कोई गली का या किसी आम आदमी का कुत्ता नहीं है, तब वह स्वार्थवश गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। इस प्रकार वह ख्युक्रीन की उंगली कटने का दोष उल्टे ख्युक्रीन पर ही मढ़ने लगा और ऐसा करने के दौरान वो ख्युक्रीन कहने लगा कि उसने अपनी उंगली किसी कील व्हील से छिल ली होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। इसको 1-2 बार आप लोग देख कर जाएंगे। अगला सवाल है हमारा, ओचू मेलगांव के चरित्र के विशेषताओं को अपने शब्दों में आपको लिखना है, यानी उसके चरित्र के विशेषताओं को लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इंस्पेक्टर ओचू मेलगांव एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर था। वह बहुत ही स्वार्थी था। वह व्यक्तियों के साथ न्याय की उसकी समाज में पोजीशन देखकर उनके सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार करता था। ऐसा वह उस व्यक्ति से अपने स्वार्थ साधने के उद्देश्य से करता था और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन अवसरों पर वह गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता था। तो ये इसका आंसर था। इसको देख के जाएंगे, 2-4 बार जो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते अगले सवाल। अगला सवाल है हमारा कि समुद्र के गुस्से की वजह क्या थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला। ठीक है, समुद्र के गुस्से की वजह क्या थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला। तो इसको जो है आप लोग इसका भी आंसर एक बार देख लीजिए। चलिए इसके आंसर में आप लोगों को लिखना है, समुद्र के गुस्से की वजह थी बिल्डरों की लालच एवं स्वार्थपरता। बिल्डरों ने लालच के कारण सागर के किनारे की भूमि पर बस्तियां बसाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनानी शुरू कर दी, है ना। यानी कि क्या करते हैं, समुद्र किनारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने लगते हैं। इससे समुद्र का आकार घटता गया और वो सिमटता जा रहा था। मनुष्य के स्वार्थ और लालच से समुद्र को गुस्सा आया और उसने सीने दौड़ती 3 जहाज़ों को बच्चों की गेंद की भांति उठाकर फेंक दिया, जिससे वे औंधे मुँह गिरकर टूट गए। ये जहाज़ पहले जैसे चलने योग्य ना बन सके। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है कि हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। ठीक है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। हरिहर काका के मामले में गांव के लोग 2 पक्षों में बंट गए थे। कुछ लोग महंत की तरफ थे जो चाहते थे कि काका अपनी ज़मीन धर्म के नाम पर ठाकुरबाड़ी को दे दे ताकि उन्हें सुख आराम मिले, मृत्यु के बाद मोक्ष और यश मिले। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसको भी 2-4 बार आप पढ़कर जाएंगे, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। इसके बाद जो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर देखना है, इसमें आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है, आत्मत्राण कविता में कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, तो आत्मत्राण कविता में कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है, चलते इसके आंसर को जान लेते हैं। देखिए इसके आंसर में लिखना है कि आत्मत्राण कविता में कवि प्रभु से दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं करता है, बल्कि वह स्वयं अपने साहस और आत्मबल से दुखों को सहना चाहता है तथा उन पर पार पाना चाहता है। वह दुखों से मुक्ति नहीं बल्कि उसे सहने और उबरने की आत्मशक्ति पाना चाहता है, यानी आत्मत्राण, है ना। आत्म मतलब तो खुद, यानी कि खुद से, अंदर से। तो कविता में जो कवि जो है प्रभु से क्या कर रहा है, दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं करता है कि मेरा दुख दूर कर दीजिए, बल्कि वो स्वयं अपने साहस और आत्मबल से दुखों को सहना चाहता है। यानी वो प्रार्थना कर रहा है कि मुझे इतनी ताकत दे, इतना सहन शक्ति दे कि मैं अपने दुखों को सह लूँ। ठीक है, तथा उनसे पार पा लूँ,
यानी उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को खुद से पार पा लूँ, ठीक है। वो दुखों से मुक्ति नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि ये सारे दुख जो है मेरा ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, बल्कि वो सहने और उबरने की आत्मशक्ति चाहता है। यानी कि वो प्रार्थना कर रहा है कि मुझे इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि मैं इन दुखों को, इन तकलीफ़ को सह सकूँ, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, इसमें कह रहा है निदा फाजली का जीवन परिचय प्रस्तुत करना है। निदा फाजली का जीवन परिचय प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है, इसके आंसर को जान। देखिए इसके आंसर में आपको लिखना है यहाँ पे कि निदा फाजली एक मशहूर शायर हैं। क्या है? निदा फाजली क्या है? एक मशहूर शायर हैं। इनका नाम विश्व के अनेक शायर में एक होता है। निदा फाजली संपूर्ण भारतवर्ष में अपने लोगों के दिलों में एक अच्छी जगह बना चुके हैं। निदा फाजली जन्मे तो भारत में ही थे, परंतु भारत के विभाजन के बाद से पाकिस्तान में चले गए, परंतु उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं किया। निदा फाजली अपने परिवार के साथ दिल्ली में आकर रहने लगे। निदा फाजली एक शायर तो थे ही, उसके साथ साथ एक गीत के लेखक भी थे। यानी निदा फाजली जो थे वो एक शायरी भी लिखते थे और गीत भी लिखते थे, दोनों लिखते थे। पहली बात, निदा फाजली के बारे में देखिए, क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप लोगों को क्या कर लेना, सबसे पहले बात आप लोग लिखिएगा निदा फाजली एक मशहूर शायर थे, ठीक है। और उसकी फिर तारीफ़ कर दीजिएगा, वो बहुत अच्छे शायर थे, वो दुनिया में उनका नाम बहुत था। इस तरह से अपने से 2-4 लाइन अपने उसमें जोड़ देना है। निदा फाजली को भारतवर्ष में लोग बहुत चाहते थे, ठीक है। भारत विभाजन के बाद वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में रहना अच्छा नहीं लगा। फिर वो अपने परिवार के साथ कहाँ आकर रहने लगे, दिल्ली में आकर रहने लगे, ठीक है ना। इस तरह से ये बातें लिखनी है। वो एक शायर के साथ साथ एक बहुत अच्छे गीतकार भी थे। तो इस तरह से बातें लिखना है निदा फाजली के बारे में। और पूरे सेट में निदा फाजली से सिर्फ एक सवाल था, तो मुझे लगा कि ये सवाल भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से उन सभी लोगों के पास जिनका एग्ज़ाम है अभी से 2-4 घंटे के बाद। तो जल्दी उनके पास शेयर कर दीजिए, शायद उनका भी कुछ काम आ सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।